would like to invite next respondent Nitish Kumar, PhD. Now I would like to invite Pradeep Dhaka to ask a question. पिछली यूनियन में आपकी पार्टी से प्रेसिडेंट थे, उस काउंसिल में आप खुद थे, उसकी काउंसिल मीटिंग तक नहीं हो पाई और जिस स्कूल में आप काउंसलर थे उसकी कन्वीनर रिपोर्ट तक पास नहीं हो पाई। ये कैंपस आप पे कैसे भरोसा जताए कि आप यूनियन को डिजर्व करेंगे? देखिए, लगातार इस कैंपस में यूनियन के रहते हुए जो जेएनयू कॉन्स्टिट्यूशन का नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग ये कोशिश की गई कि काउंसिल मीटिंग आयोजित हो, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाई है और आगे इसको बेहतर किया जाएगा। हम लगातार अपनी गलतियों से सीखते हैं और इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि अगले बार जब जेएनयू से चुन करके आएगा तो हर महीने काउंसिल मीटिंग होगी। दूसरा जो आपका सवाल था कि कन्वीनर रिपोर्ट क्यों गिर गया है, मुझे लग रहा है कि मैं अपने भाषण में उस वक्त कहा था कि जिस तरीके से जो कन्वीनर थे हमारे SSS के, पहली बात तो कन्वीनर रिपोर्ट मुझे दिखाए नहीं थे और बाकी 2 काउंसिलर्स को भी नहीं दिखाए थे प्रस्तुत करने से पहले, और उसके नेशनल सिचुएशन में इस बात का जिक्र नहीं था कि ये जो भाजपा का रिजीम है वो एक कम्युनल फासिस्ट हिंदुत्व स्टेट है। इस कारण से आयशा वहां पे खड़े होकर के उस कन्वीनर रिपोर्ट को एब्सटेंड किया था और ये हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है जो हम वहां पर रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ ही आप जिस पार्टी से हैं उससे लोग अक्सर आईपैक और कांग्रेस में चले जाया करते हैं। क्या एक अति क्रांतिकारी संगठन में इतना वैचारिक दिवालियापन आ गया, वहीं दूसरी ओर आज आपका अलायंस पार्टनर बन के बैठा है पॉलिटिकली एक डिस्टर्ब्ड स्टूडेंट फेडरेशन, ये वही संगठन है जो आपको डिफेम कर रहा था डीओ से, इस पर आपका क्या कहना? पहली बात तो क्या आप ऐसा समझते हैं कि आपका संगठन पूरी तरीके से वैचारिक दिवालिया है? क्योंकि अगर कोई साथी आयशा से जाते हैं आपके संगठन में तो इस बात को मानिए कि लगातार हम इस बात बोलते हैं कि संघर्षों के तमाम साथी हमारे साथ रहते हैं और साथियों के अगर वैचारिक मतभेद होते हैं, उनका बदलाव होता है तो चलते हैं, लेकिन आयशा की आइडियोलॉजी कभी नहीं बदली है और आयशा की विचारधारा वही रही है और हमेशा रहेगी और वो कभी नहीं बदलने वाली है। चाहे इस कैंपस का जेएनयू सुपरिटेंडेंट भी कांग्रेस में क्यों नहीं चले जाए, लेकिन आयशा की विचारधारा वही रहेगी जो पहले थी और आज और तमाम जगह रहेगी। Now next I would like to invite Suman. बार बार जीएस कैश की बात कहने पर भी जब इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया उस वक्त का मूवमेंट और लास्ट इसी इलेक्शन में आप लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आईसी इलेक्शन में गए हैं उस पर आप लोगों का क्या कहना है? साथियों, आयशा ने अपना एक स्टेटमेंट और पूरा का पूरा पब्लिक पोजीशन इस बात पे निकाला था कि जीएस कैश की लड़ाई को हम इस कैंपस में कभी नहीं भूलें। इस कैंपस में अभी भी सबसे अधिक गत्ता लगाने वाला कोई संगठन है जीएस कैश के बारे में तो वो आयशा है और आप हर जगह इस बात को देख सकते हैं। और आईसी इलेक्शन में जाना हमारा एक टैक्टिकल पोजीशन है जो इस बात को 2 बातों के लिए गया है। पहली बात कि आईसी के अंदर जाकर के उस बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको समझने की जरूरत है और तमाम साथी जब जीएस कैश नहीं है इस कैंपस में, यदि किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसको हम भी यही बोलते हैं, क्योंकि पुलिस में बहुत सारे लोग कंप्लेन करने के लिए नहीं जाते हैं, तो उस वक्त हम भी यही बोलते हैं कि आप आईसीसी में कंप्लेन करिए। एक ऑलरेडी एक ऐसी बॉडी है जो आरएसएस भाजपा के कंट्रोल में है, लेकिन हमने इस बात को इंश्योर किया कि इस कैंपस में भाजपा जैसी ताकत को शिकस्त करके कम से कम कुछ साथी हमारे वहां बैठे रहे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के सर्वाइवर यदि वहां जाते हैं तो उनको कुछ हौसला मिले, उसको कुछ मजबूती मिले। साथियों, जेएनयू एसयू स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन करता है, पूरे कैंपस का करता है, लेकिन ये सवाल इस कैंपस के स्टूडेंट्स ने किया है कि आयशा के इंटरेस्ट के साथ एसयू का इंटरेस्ट बहुत बार अलाइन किया गया है और स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को, उनके रिप्रेजेंटेशन को नेग्लेक्ट किया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे पता नहीं, ये सवाल बहुत समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बात यही है, देखिए यदि आप कुछ कॉन्क्रीट बताते कि किस बात पे है, आयशा का इंटरेस्ट इस कैंपस में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है। आयशा का इंटरेस्ट ये है कि इस कैंपस से नेस्ले को भगा करके 24/7 दावा को रिइंस्टेट करवाना। आयशा का इंटरेस्ट इस कैंपस में ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करवाना है। आयशा का इंटरेस्ट इस कैंपस में डेप्रिवेशन पॉइंट्स को दोबारा रिइंस्टेट करने का इंटरेस्ट है। आयशा का इंटरेस्ट इस कैंपस में पीआई को रोल
सीबीआई को इस कैंपस से रोल बैक करवाने का इंटरेस्ट है। आयशा का इंटरेस्ट इस कैंपस में नाफे कमेटी के रिकमेंडेशन को लागू करवाने का इंटरेस्ट है। आयशा का इंटरेस्ट इस कैंपस में तमाम दलित शोषित वंचित तबकों को इस कैंपस में हर एक दिन नॉर्थ गेट पर इसलिए नहीं रोक दिया जाए कि उसके जेब में पैसा नहीं है, तो ये आयशा का इंटरेस्ट है। और यदि आयशा का इंटरेस्ट जेएनयू का इंटरेस्ट है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे इस बात को भी मैं कह देना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि इस कैंपस के स्टूडेंट्स को भी कोई इस बात से कोई दिक्कत है। Next, I would like to invite Arvind Kumar. आपके संगठन के लोग डीएसएफ को बर्थडे क्लब कहकर पुकारते थे। आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको गठबंधन का सहारा लेना पड़ रहा है? साथियों, पता नहीं आप ये बात कहाँ से कहते हैं। अगर आप आयशा को कोई ऑफिशियल पर्चा या आप आयशा को कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाल कर देख लेंगे जहाँ पे हम ये बात बोल रहे हैं कि डीएसएफ जो है एक बर्थडे क्लब है या तमाम जगह है, तो हम आपकी बात को बात करते हैं। और इसके साथ इस बात का हो सकता है कि एक संगठन का दूसरे संगठन का डिसीजन होगा। इस कैंपस में 2015 में जब एबीवीपी का ज्वाइंट सेक्रेटरी जीत करके आया था तो इस कैंपस में उसने शट डाउन जेएनयू कैंपेन का नारा दिया। उस वक्त इस कैंपस के स्टूडेंट्स ने खड़े होकर के आयशा से और तमाम लेफ्ट संगठनों से ये बोला कि आप एक एंटी फासिस्ट अलायंस बनाइए। हमारे एसएफआई से डिफरेंसेस के बावजूद, एसएफआई का आयशा से डिफरेंसेस के बावजूद हम लोगों ने अलायंस किया ताकि इस कैंपस में एबीसी ताकत जो है हार जाए। और इसी बात के साथ हम आज भी खड़े हैं। हर वो एक संगठन जो इस बात की क्षमता रखता है, जो इस बात को एक एंटी फासिस्ट अलायंस में बिलीव करता है, वो इस कैंपस में भी को शिकस्त देने के लिए हमारे साथ आ सकता है। आप तर्क देते थे कि एससी एसटी और ओबीसी को अलग अलग हॉस्टल देने से उनका गेटवाइजेशन हो जाएगा। आज जब बराक अलॉटमेंट की बात होती है तो आयशा के प्रेसिडेंट बोलते हैं, जो जेएनयू के द्वारा चुने गए प्रेसिडेंट बोलते हैं, इससे नॉर्थ ईस्ट के लोगों का गेटवाइजेशन हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एससी एसटी और ओबीसी के बाद ये आयशा की साजिश है या आप लोगों का स्टैंड है कि आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को धोखा देना चाहते हैं? Please be precise with your question. साथियों, देखिए, हम जिस समाज से आते हैं, हम जिस तबके से आते हैं, हर वक्त हम गांव में यही देखते हैं कि जिस तरीके से दलित समुदाय के लोग एक अलग जगह पे रहते हैं, ब्राह्मण टोला के लोग अलग जगह पे रहते हैं, यादव टोला के लोग अलग जगह पे रहते हैं, और इस बात की हम कड़ी निंदा करते हैं हमेशा। और ये बहुत जो है शोभनीय बात नहीं है। अगर उसी चीज को इस कैंपस में हम इस्टेब्लिश कर दें और तो जेएनयू का जो अपना एक कल्चर है, जेएनयू का जो अपना एक इथोज है, वो कहीं न कहीं बर्बाद हो जाएगा। हम इस बात को बोलते हैं कि एक ही हॉस्टल में जिस प्रकार से गांव में दलितों को अलग कर दिया जाता है ब्राह्मण टोलों से या उपसंभ्रांत वर्ग के टोलों से, इस कैंपस में एक हॉस्टल में दलित भी रहेगा, एक हॉस्टल में ओबीसी भी रहेगा, एक हॉस्टल में संभ्रांत वर्ग के भी लोग रहेंगे। और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर लेगा, कि कोई किसी को थाली में खाने से रोक देगा या कोई किसी को जातिवाद से गाली दे सकता है। तो इस जेएनयू को बनाने की हम बात करते हैं, इस आइडिया ऑफ जेएनयू के साथ हम खड़े रहने की बात करते हैं। Next, I would like to invite Shikha Swaraj. Please address to the chair. पहली बात तो ये कि जब 2015 में यूपी सीट लेकर आई थी तो बराक हॉस्टल की नींव पड़ी, जिसकी पहली लिस्ट निकलवाने में आपको 10 साल लग गए। आपको शर्म करनी चाहिए उस बात पे। सवाल ये रहा मेरा कि आयशा के नेतृत्व में जेएनयू का पिछला कार्यकाल जो रहा, उस दौरान सीपीओ मैनुअल आए, 100 मीटर के बेतु के नियम बने। आपने जिस जंगी वीसी को आप दिन रात गाली देते हैं, उनके साथ बैठ के गठजोड़ किया, टेबल शेयर किया, उनके साथ मिलकर आपने क्यों विरोध नहीं किया? ये आपकी असफलता नहीं है कि सीपीओ मैनुअल और 100 मीटर का नियम इस कैंपस में आपके पार्टी के कार्यकर्ता को, आपके पार्टी के प्रेसिडेंट होते हुए भी क्या ये आपके पार्टी के लिए शर्मनाक नहीं है? साथियों, पहली बात तो बहुत ही जो है मजे की बात है कि इन्होंने ये बोला कि बराक हॉस्टल का पहला लिस्ट हमने निकलवाया है। तो ये जो डफली और ढोल लेकर के घूम रहे थे अलग अलग हॉस्टल में कि बराक हमने खुलवाया है, तो आप इस बात को समझ लेते कि बराक इन्होंने नहीं खुलवाया है। दूसरी बात, जब ये बोल रहे हैं कि इस कैंपस में सीपीओ मैनुअल लाया गया, इस कैंपस में 100 मीटर का बैरिकेड लगाया गया, तो ये जो वाइस चांसलर कल आरएसएस के मुख्यालय में उद्घाटन करने के लिए गई थी, तो क्या वो जेएनयू के परमिशन से गई थी?
और इस कैंपस में हर एक सेकेंड 365 दिन के सप्ताह के हर एक दिन के हर एक सेकेंड जेएनयू स्टूडेंट्स के स्ट्रगल के साथ खड़ा रहा। और अंतिम दम तक हम ये बात बोल रहे हैं कि इस कैंपस में सीपीओ मैनुअल होने के बावजूद हमारे साथी प्रोटेस्ट करते हैं और उन पर फाइन आता है। गेट प्रोटेस्ट से लेकर के ड्यूएस प्रोटेस्ट से लेकर तमाम जगह आप देख सकते हैं इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि 10 साल में लिस्ट आने में आपका 10 साल से आप यूनियन में थे और उसके बावजूद पहली लिस्ट आज आई है, इस पे पहले शर्म करिए आप। दूसरी बात ये जो आप जो सीपीओ मैनुअल वाइस चांसलर की बात कर रहे हैं, वाइस चांसलर के साथ मुझे लगता है आपको भी उद्घाटन में चले जाना चाहिए था। आप भी वाइस चांसलर के उतने ही खास बन रहे हैं आज। दूसरी बात ये कि जिस प्रोटेस्ट और सीपीओ मैनुअल की आप बात कर रहे हैं और जिस फाइन की आप बात कर रहे हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पे 4.5 लाख का फाइन है और आप पे 1 पैसे का फाइन नहीं है। आप बताइए कौन से प्रोटेस्ट? अगर एबीवीपी के कार्यकर्ता पे 4.5 लाख का फाइन आया है तो हम यहाँ से इस मंच से एबीवीपी के कार्यकर्ता के साथ भी सॉलिडरिटी दिखाते हैं और ये बात बोलते हैं कि सीपीओ मैनुअल को वापस किया जाए। और वो तमाम लोग जो डिबेट और डिसेंट के कल्चर को इस कैंपस में जिंदा रखने की बात करते हैं, तमाम लोग जो इस कैंपस में अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, उनको सीपीओ मैनुअल के फाइन से जो है बर्खास्त नहीं किया जाए, उनके इस लड़ाई लड़ने के अधिकार को रोका नहीं जाए। तो आप सभी लोगों से यही अपील है कि आने वाला यूनियन जब आएगा और यदि मैं जेएनयू प्रेसिडेंट बनूंगा और यदि मैं सीपीओ मैनुअल के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ूंगा तो आप मुझे हर एक सेकेंड बोलिएगा कि साथी इससे सीपीओ मैनुअल को आप रोल बैक करवाइए, साथी इस सीपीओ मैनुअल को खत्म करवाइए। हम आप सभी लोग इस संघर्ष में मिलेंगे, ये जेएनयू इस संघर्ष में मिलेगा और सीपीओ मैनुअल को खत्म करेगा जो इनके वाइस चांसलर आरएसएस एबीवीपी एडमिन नेक्सस के द्वारा इस कैंपस में लाया गया है। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट चौधरी तैयबा अहमद। आप आयशा के इंटरेस्ट की बात करते हैं जिसमें एंटी-फाइफिया एक मूवमेंट जेएनयूसी के प्रेसिडेंट आयशी घोष ने लीड किया था। आप फासिज्म की बात करते हैं तो मैं आपको पूछना चाहूंगी कि जब ये एबीवीपी SSS और एसएल के जीबीएम में इस पूरे जेएनयू के लिए खतरा बना हुआ था, तब आपकी फासिज्म के खिलाफ लड़ाई कहाँ गई थी? ये जो सीपीएम की सरकार ये बोलती है कि देश में फांसीवाद नहीं आया है, न्यो फासिस्टिक टेंडेंसीज है, हमने खड़े होकर के ये बात बोला कि आप उस स्पेशल सिचुएशन में लिखिए कि देश में फांसीवाद आया है और ये जो मोदी भाजपा का रिजीम हर रोज मुसलमानों का लिंचिंग कर रहा है, दलितों का नरसंहार कर रहा है, आदिवासियों पर ड्रोन से हमले कर रहा है, उस रिपोर्ट में आप लिखिए कि ये भाजपा मोदी आरएसएस की जो रिजीम है वो एक कम्युनल फासिस्ट हिंदुत्व स्टेट है। लेकिन आपने अपने सीपीएम सरकार के घुटने तले दबा दिए हैं। आप बोलते हैं कि सफाई सीपीएम से इंडिपेंडेंट है, लेकिन आप सीपीएम की हर बात को मानते हैं। इस कारण से आपके कन्वीनर रिपोर्ट का हमने विरोध नहीं किया था, हमने एबीवीपी के साथ जाके नो नहीं किया था, हमने एब्सटेन किया था। तो आप पॉलिटिक्स ऑफ एब्सटेन को भी समझिए कि वो क्या है। और एसएल जीबीएम की आप बात करते हैं, जिस तरीके से कॉमरेड गौरव जो हमारे एसएल के काउंसलर थे, आप रातों रात बिना काउंसिल मीटिंग बुलाए हुए कन्वीनर को बदले, वो एक अनडेमोक्रेटिक था। वो जेएनयू के इतिहास में लिखा जाएगा कि आपने जेएनयू से कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जी उड़ा करके रातों रात कन्वीनर बनाया था। और इस कारण से एसएल में हमने कन्वीनर रिपोर्ट का एब्सटेन किया था। हमें कतई मंजूर नहीं था कि हम उस कन्वीनर रिपोर्ट के खिलाफ बोले। हमारे कॉमरेड गौरव संघर्षों में एक साथ साथ ही आपका एब्सटेन वैसे ही है जैसे एपॉलिटिकल होना। खैर, जब आप SSS के काउंसलर थे तब आप एसी की मरम्मत के लिए स्टूडेंट से चंदा इकट्ठा करते हैं फंड मांगने के सिवाय। तो मेरा कहना है कि आपका ये स्ट्रगल का एक दौर था कि आपके चंदा इकट्ठे करने का एक मौका था। साथियों कि आप देखिए जिस तरीके से सीपीएस में उस वक्त जिस प्रकार से गर्मी थी और लगातार ये बात बोली जा रही थी कि स्टूडेंट की तरफ से कि एसी यहाँ पे लगवाया जाए, वो कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला कि आप ये लगाइए, वो एक फौरी तरीके से बस किया गया काम था, वो कतई हमारा ऑफिशियल स्टैंड नहीं था। यदि आप सीपीएस से किसी भी एक स्टूडेंट से पूछ लीजिए खड़े होकर के, सीपीएस के तमाम संघर्षों में, चाहे उसका रूम नंबर 1, 2, 3 हो, चाहे उसका डीएसए का लाइब्रेरी हो, चाहे उसका बाथरूम का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे डीएसए लाइब्रेरी में ऐसी लगवाने की बात हो, आपके कन्वीनर वहां पे दिखते नहीं थे। हर वक्त मैं एज ए काउंसलर वहां पे मेमोरेंडम दिया, 6% से मीटिंग की और उसके बाद उन संघर्षों में शामिल हो गया है। तो आप जाइए और किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा।
Next, I would like to invite Prerit Lodha. साथ ही मेरे पास यहाँ पे फोटो है सीपीआईएम लिबरेशन के जनरल सेक्रेटरी की। 11th पार्टी कांग्रेस में आपकी पार्टी रेड कारपेट बिछाती है और पलटू चाचू नीतीश कुमार को बुलाती है और आप हाथ खड़े करते हैं और बोलते हैं मिलके फांसीवाद को हराएंगे। अगले साल ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ हाथ मिला लेते हैं। ये आपसे सवाल है कि बुद्धा देव भट्टाचार्य का जो ये कॉम्प्रोमाइजिंग Be precise with your question. अलायंस फांसीवाद को हराने के Be लिए precise with your question. Be precise with your question. देखिए, अच्छी बात है कि आप भाकपा माले की जो राजनीति है, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में आप किसी भी मध्य बिहार, दक्षिण बिहार के किसी भी दलित पिछड़े समाज के लोगों से पूछ लीजिए तो आपको माले का इतिहास बता देंगे। इसको किसी से बताने की जरूरत नहीं है। माले दो जिस प्रकार की राजनीति हम करते हैं, जो आपने बोला कि फांसीवाद की लड़ाई इलेक्टोरल अलायंस से नहीं होगा, हमारा ये मानना है कि इस फांसीवादी निजाम के दौर में आपको एक एक स्पेस पकड़ना पड़ेगा और एक एक स्पेस पकड़ने के लिए हम संसद के भीतर से भी लड़ाई लड़ेंगे और संसद के बाहर जो है सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे। जब बिहार में जाति जनगणना का रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ तो जाति जनगणना को बिहार में लोगों ने एक्सेप्ट किया, रिपोर्ट पब्लिश हुआ। उसके बाद भाकपा माले के लोग ने एक एक प्रखंड मुख्यालय पे प्रदर्शन किया कि उस रिपोर्ट में जो बातें की गई है उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो उस तमाम एंटी फासिस्ट अलायंस बनाने में जो भाकपा माले के लोग अलग अलग दलों से बातचीत करते हैं, अब नीतीश कुमार तो ऐसे ही है, उसका क्या ही बात करना, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। Next question. साथ ही पिछले साल आपके ही ऑर्गेनाइजेशन आइसा की बैंगलोर यूनिट के 41 मेंबर्स रिजाइन करते हैं और बहुत सीरियस चार्जेस लगाते हैं। वो कहते हैं कि उनको कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने से रोका गया। वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में भयंकर तरीके से ट्रांसफोबिया है, मिसोजिनी है, पेट्रियार्की है। अब तक आइसा ने 1.5 साल हो गए हैं, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं निकाला है। इस पे आपका क्या स्टैंड है? देखिए, इस पे यही स्टैंड है कि जो आइसा बेंगलोर जो हमारा यूनिट है, वो यूनिट लगातार वहां पे संघर्षों में है। और जो आप ये बात बोल रहे हैं कि 40 लोग वहां से रिजाइन किए, उसमें बता देना चाहता हूं कि 5 लोग ऐसे थे जो संगठन में लगातार काम कर रहे थे, बाकी लोगों का नाम उसमें इसी तरीके से जोड़ दिया गया था। इसके अलावा आइसा वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास अपनी एक इंटरनल जीएस कैस कमेटी है। यदि ये मेंबर आइसा की राजनीति में बिलीव करते थे तो उनको पहले इंटरनल जीएस कमेटी में कंप्लेन करना होता, कर सकते थे। अगर वहां पे इस बात को नहीं इंक्वायर किया जाता, यदि वहां पे इस बात से नहीं उनको सॉल्यूशन मिलता तो उसके बाद वो अपना एक पब्लिक स्टेटमेंट करते। लेकिन लगातार जो है वो अपनी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे थे उसमें थे, उनको लगा कि वो ऐसा की राजनीति के साथ नहीं चल सकते हैं, तो उसने अपना जो है अपना एक विरोध दिया, अपना जो है उसने हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट रोशन कुमार। मैं जो अगले 2 प्रश्न करने वाला हूं वो बहुत ही संवेदनशील और इमोशनल प्रश्न है, तो मैं चाहता हूं कोई इसमें हंसे ना और कोई ताली ना बजाए। मेरा पहला प्रश्न ये है कॉमरेड नीतीश से कि चंदू तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कॉमरेड चंदू के हत्यारे और उनके साजिश करने वाले हत्या के शहाबुद्दीन, क्या आप मानते हैं कि शहाबुद्दीन ने कॉमरेड चंदू की हत्या में साजिश किया? बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि भाकपा माले वहां पे हर दिन खड़े होकर के ये बात बोला कि चंदू की हत्या शहाबुद्दीन ने की है। लेकिन क्या भाकपा माले की लड़ाई शहाबुद्दीन से है? मुझे नहीं लगता। नहीं, भाकपा माले की लड़ाई उस समय के सामंतवाद से है, भाकपा माले की लड़ाई उस समय के जमींदारों से है, भाकपा माले की लड़ाई उन दलित पिछड़ों महिलाओं के लिए है जिनको तमाम सामंतवाद और जमींदार लोग वहां पर दबाते थे। तो ये लड़ाई शहाबुद्दीन के खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी खड़े होकर के उस वक्त तमाम जेएनयू और देश भर के लोग निकले और प्रोटेस्ट किए और चंदू के हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए लगातार संघर्ष किया। लेकिन देखिए, चंदू इसी जेएनयू के मन से लगातार ये बात बोलते थे कि जिस प्रकार से 2 विजन ऑफ इंडिया हमारे सामने है, उसमें एक विजन ऑफ इंडिया सेक्टेरियन है और दूसरा विजन ऑफ इंडिया इगैलिटेरियन है। भाजपा आज वही इगैलिटेरियन इंडिया के विजन को खत्म करना चाहती है। तो उसी सामंतवाद का
एक्सटेंशन जो है वो फांसीवाद है और भाकपा माले की वही राजनीति है कि उस सामंतवाद का बड़ा एक्सटेंशन जो फांसीवाद है उसको लड़ाने के लिए वो बस अलायंस किया गया है। वो अलायंस इस बात के लिए नहीं है कि हम चंदू के हत्यारे को मिले हैं, वो अलायंस इस बात के लिए नहीं है कि तमाम लोग जिस प्रकार से वो शोषण कर रहे थे हम उनको भूल चुके हैं। तो ये लड़ाई को समझना पड़ेगा कि जो लार्जर एक भाजपा की लड़ाई है, जो लार्जर एक फांसीवाद की लड़ाई है, उस लड़ाई को नेस्तनाबूद करना होगा। नहीं तो यहाँ पर हम और यहाँ पर आप खड़े होकर के इस झेलम लॉन में इस डिबेट को भी नहीं कर पाएंगे यदि भाजपा इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन बहुत ही संवेदनशील क्वेश्चन है और मैं कॉमरेड नीतीश से ये पूछना चाहता हूं, जिन फासिस्टों को आप हराने की बात करते हो, कैंपस सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं, आज एक माँ को उसके बेटे से अलग करने वाला, आज एक माँ को उसके बेटे से जो अलग किया, आज नजीब कहाँ है ये पूछता है आपसे और पूरा जेएनयू पूछता है आपसे। आप एक नजीब को नहीं ढूंढ पाए, आप हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी क्या करें? देखिए साथियों, नजीब के उन तमाम, जब से नजीब इस कैंपस में गायब हुए, उसको इस कैंपस में वापस लाने से लेकर के इस कैंपस में अम्मी के साथ हर एक समय खड़े रहने से लेकर के उनकी तमाम राजनीतिक लड़ाइयों में एक साथ जुटे रहने के कारण तमाम लोग आयशा के लोग हमेशा खड़े रहे हैं। लेकिन आपको नजीब जब गायब हुए इस कैंपस से तो आपको एडमिन एबीवीपी का नेक्सस नहीं दिखेगा। कुछ संगठन यहाँ पर खड़े थे जो लगातार एबीवीपी जो गायब किया था नजीब को उस पर टारगेट नहीं करने के बजाय आयशा पे टारगेट कर रहे थे। इसमें से कई लोग जो टारगेट करते हैं उनको यहाँ तक भी नहीं पता होता है कि आज नजीब का केस का वकील कौन है। उनको ये भी नहीं पता होता है कि इस कैंपस में कुछ दिन पहले कॉमरेड आशुतोष आए थे क्योंकि उनको नजीब के किसी केस में बुलाया गया था, उसकी फाइल दोबारा खोली गई है। तो ये संघर्ष है और इसी बात को हम यहाँ से अभी भी करते हैं कि नजीब अभी भी हमारे लिए जिंदा है और उसको लाने की लड़ाई, उसके सपने को जिंदा रखने की लड़ाई इस जेएनयू में आयशा अंतिम सांस तक लड़ेगा और उनको उसके नजीब के उन तमाम सपनों को इस कैंपस में आयशा हमेशा जिंदा रखेगा। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट सिद्धार्थ गौतम। नीतीश जी, मैं जो भी सवाल पूछूं उनके सीधे सीधे जवाब देना, टू दी पॉइंट, बातें मत घुमाना, ठीक है? पहला सवाल, जब स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में 551 स्टूडेंट्स हैं, 551 स्टूडेंट्स को जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने का मौका मिल रहा है, रेदर देन कि आप हमारी बातों को सपोर्ट करो, आप लोगों का जो पूरा संघर्ष था स्कूल खुलने से पहले वो ये था कि स्कूल खुले ही नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि आपका संघर्ष इस चीज के लिए होना चाहिए था कि जिस तरीके से बाकी एसएल है, जो फीस स्ट्रक्चर है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उस तरीके से एसएल को खोला जाए रेदर देन कि खोला ही नहीं? जो आप सवाल पूछे हैं बिल्कुल वही संघर्ष था हमारा। जब इस कैंपस में एसओई, जब इस कैंपस में मैनेजमेंट के स्कूल्स खोले जा रहे थे, उस वक्त लेफ्ट मूवमेंट, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आयशा, उसमें तमाम जो इस कैंपस का एक प्रोग्रेसिव संगठन है, एनएसवाई से लेकर के, बापसा से लेकर के, एसएफआई से लेकर के और जो भी संगठन है, वो खड़े होकर के यही बात बोला, यदि इस स्कूल, यदि जेएनयू का अपना एक इमेज है, अगर जेएनयू का अपना एक 280 रुपए का फी मॉडल है, तो कोई भी नया स्कूल इस कैंपस में यदि खोला जाएगा तो उसका भी फी स्ट्रक्चर वैसा ही होगा जिस तरीके से तमाम जेएनयू का है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिना डेवलप किए, आप बिना अच्छी फैकल्टी को रिक्रूट किए हुए एक नए स्कूल मत खोलिए। आपके एसओई में से बहुत सारे छात्र होंगे जो कि इस कैंपस में जेएनयू की बढ़िया रैंकिंग को देख करके यहाँ पे एडमिशन ले लिए हैं और एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिए हैं। इसी बात को उस वक्त का कैंपस का प्रोग्रेसिव संगठन कहने को तैयार था, यदि आप स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग खोल लें, क्योंकि यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर आईआईटी जैसा विश्वविद्यालय है, तो यदि आपके पास एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, एक बेहतर रैंकिंग नहीं होगी, एक बेहतर फैकल्टी नहीं होगा, तो तमाम कंपनी जो प्लेसमेंट करने के लिए आती है वो जेएनयू नहीं आकर के आईआईटी जाएगी और जो लोग यहाँ पर हेवी फी लोड स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई खराब हो गई। तो हम स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का विरोध नहीं कर रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में यदि आप खोल रहे हैं तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर फैकल्टी और वही फी स्ट्रक्चर, जिस फी स्ट्रक्चर के साथ जेएनयू का हर एक स्टूडेंट पढ़ता है उनको भी पढ़ने का अधिकार दिया जाए। जो जेंडर डेप्रिवेशन पॉइंट जेएनयू के सारे स्टूडेंट्स को मिलता है वही जेंडर डेप्रिवेशन पॉइंट एसओई को मिलता है। आई हैव अ वीडियो दैट सेज अदरवाइज, चलिए कोई बात नहीं। पिछले साल जो यूनियन थी, जब आपको चार्टर और डिमांड्स मिला तो आप लोगों ने उस पर एक हंगर स्ट्राइक करी। जब एसयू की जनरल सेक्रेटरी हंगर स्ट्राइक का विरोध करती हैं तो आपके जो संगठन है उसके अंदर की ये पेट्रियार्की है, मिसोगनी है, कास्टिज्म है या फिर क्या है कि आपने उस
जो विरोध था Please उसको with your आप लोगों ने question. मान्य नहीं किया, आप उनके साथ नहीं गए, आपने उनकी बात नहीं सुनी। देखिए, इस कैंपस में जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन को और उसके तमाम ऑफिस बेरर्स को जेएनयू के स्टूडेंट्स अपना एक मैंडेट देते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं थी कि जेएनयू एसयू एक फ्रैक्चर्ड तरीके से चल रहा था। इससे पुराने यूनियन में भी अलग अलग तरीके से फ्रैक्चर्ड यूनियन चला है। यदि 3 ऑफिस बेरर्स का मानना है कि वो हंगर स्ट्राइक को एक मूड ऑफ प्रोटेस्ट बनाना चाहते हैं, तो उनको भी उतना ही मानने का अधिकार है। यदि उसमें से एक ऑफिस बेरर्स का ये मानना है कि वो हंगर स्ट्राइक को मूड ऑफ प्रोटेस्ट नहीं मानते हैं, तो उनको भी उतना ही मानने का अधिकार है। लेकिन ये गलत है कि जब आप हंगर स्ट्राइक के 12वें दिन एमओई पे लॉन्ग मार्च का कॉल देते हैं, तो एक संगठन वहां पे मेस कैंपेन में घूम घूम करके डीमोबिलाइज करता है, तो ये गलत है। तो अगर आपको लगता है कि आप 100 मीटर का रूल तोड़ के आप एक नया मूड ऑफ प्रोटेस्ट बनाना चाहते हैं, तो आपका बिल्कुल हम वेलकम करते हैं, आप बनाइए। लेकिन अगर हम किसी मूड ऑफ प्रोटेस्ट में बिलीव करते हैं, तो हम उस मूड ऑफ प्रोटेस्ट को आगे चलाएंगे और आगे रहेंगे। यही बात थी, उसमें और कोई बात नहीं है। Next, I would like to invite Wake Avichal Abhay. साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके संगठन के इंटेलेक्चुअल्स जो है वो इस संविधान को बूर्जुआ डॉक्यूमेंट कहते थे और बाबा साहेब को लिबरल बूर्जुआ कहते थे, और आप बाबा साहेब से सबसे ज्यादा नजदीकी बनाने की कोशिश करते हैं। इस शिफ्ट में आपका क्या कहना है? देखिए, संविधान को बुर्जुआ डॉक्यूमेंट नहीं कहा जाता था। संविधान को देखने का 2 नजरिया है। पहला नजरिया, शांत रहिए, सुन लीजिए। अरे यार, अभी नौकरी की बहुत कमी है, तो चिल्लाने से नहीं मिलेगा। Please address to the chair. तो साथियों, संविधान का 2 इंटरप्रिटेशन है। एक इंटरप्रिटेशन वो है कि जो ट्रांसफॉर्मेटिव विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाता है, और दूसरा विजन रिग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाता है। जो बुर्जुआ संविधान की हम बात करते थे, जो हम ये बात बोलते थे कि अडानी अंबानी से पैसा उठाते हैं और अब चुनाव लेते हैं और संसद में जाकर के संविधान को बदलने की बात करते हैं, वो बुर्जुआ संविधान है, वो रिग्रेसिव विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो इस कैंपस में आइसा और इस कैंपस में तमाम संगठन ये बात बोलते थे, वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। वो इस जनवादी वो जो संविधान की विचारधारा है, वो जनवादी संविधान की विचारधारा है। वो संविधान की विचारधारा एक ट्रांसफॉर्मेटिव विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और हम ऐसा और तमाम लोग इस कैंपस के उस ट्रांसफॉर्मेटिव विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जब शटडाउन डीओएस को कॉल दिया गया था, तो डीओएस को कौन भगाया? सही बात है। देखिए साथियों, अब सफाई के लोग इतने यहाँ पर बात बोल रहे हैं, लेकिन जब डीओएस जा रही थी तो ये बगल में खड़े थे, उनको रोक नहीं रहे थे। यहाँ पर इनको बात बोलने के लिए बहुत तमाम जगह मिलता है, तो क्या जेएनयू से प्रेसिडेंट की बस जिम्मेदारी है कि डीओएस को वो रोक करके रखे? बाकी तीनों ऑफिस बेरर्स कहाँ गए थे? क्योंकि लगातार 1 साल के यूनियन में तो आप गायब ही रहे। आप तो जब इस कैंपस में यूनिवर्सिटी स्ट्राइक हो रहा था, तो आप 11 बजे पहुंच रहे थे। हम कुछ बोले थे उस वक्त, जब तमाम लोग एसएल से निकल गए थे, जब तमाम लोग एसएल से निकल करके स्कूल बंद हो जाता था, तब वहां पे जेएनयू के बाकी ऑफिस बेरर्स पहुंचते थे, तो हम तो उस वक्त कुछ नहीं बोले थे आपको। तो साथियों, इस डीओएस को अब साथियों, इस तमाम जो डीओएस का जो तमाम फिएस्को हुआ, और ये कैंपस 2016 के बाद जो एक एंटी फासिस्ट अलायंस यहाँ पर टूटा है, इस पर तमाम हमारे संगठन के जेएनयू से प्रेसिडेंट धनंजय के बतौर नाम पे बहुत सारे पर्चे मिले हुए हैं, बहुत सारा प्रिंसिपल पोजीशन है। कुछ छुपाने की बात नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है कि जो हम ये बोल रहे हैं और वो नहीं बोल रहे हैं। तमाम हमारा जो प्रिंसिपल पोजीशन है, जो तमाम आइसा का प्रिंसिपल पोजीशन है, और तमाम जो जेएनयू से प्रेसिडेंट धनंजय का प्रिंसिपल पोजीशन है, वो पर्चे में लिखा हुआ है। उसकी फोल्डर की एक कॉपी आपको भी भेज दी जाएगी, और आप पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो सीपीएम को आप मानते भी नहीं है, उनको भी भेज दी जाएगी। शुक्रिया इनका। Next is Akshan Ranjan. नो मंडल नो कमंडल का नारा देने वाले, यूथ फॉर इक्वालिटी के सामने माफीनामा लिख नतमस्तक होने वाले संगठन आइसा से मेरा सवाल है कि आज भी आपके वेबसाइट पर लिखा है
AISA focuses on the demand for students' inalienable right to education and employment to counter the Mandal-inspired caste polarization within the student community. क्या आज भी आप मंडल के विरोध में खड़े हैं? क्या आज भी आपको मंडल कमीशन कास्ट पोलराइजेशन? देखिए साथी, मुझे लग रहा है कि इस बात पे बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। इस कैंपस और पूरे देश भर में 2006 में मंडल 2.0 के नाम पे ओबीसी रिजर्वेशन अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लागू करने की बात की गई। आप देखिए कि 2007 में अरे आप क्या बात बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? एसएफआई बोल रहा है कि एबीपी बोल रहा है? स्पीकर प्लीज एड्रेस टू द चेयर। एबीपी बोल रहा है, ठीक है, रुक जाइए। अगर एसएफआई बोल रहा है तो उसके पास उसके लिए बोलने उसको बोलने के लिए भी मेरे पास कुछ है। तो आप देखिए कि 2007 में जो ओबीसी रिजर्वेशन अलग अलग कैंपस स्पेसिस में लागू करने की बात की गई थी, वो ओबीसी रिजर्वेशन इस कैंपस में नहीं लागू हुआ। एक संगठन खड़ा था जो ये बोल रहा था कि ऐसा वहां पे खड़ा था, वो ये बोल रहा था कि ओबीसी रिजर्वेशन इस कैंपस में एडमिनिस्ट्रेशन कट ऑफ का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है। और एक संगठन खड़ा था जो यूथ फॉर इक्वलिटी के नाम से था, वो पूरी के पूरी तरीके से ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध कर रहा था। और एक संगठन खड़ा था जो डेल्यूजन में था, वो ये बोल रहा था ये कट ऑफ का गलत इंटरप्रिटेशन नहीं बल्कि ये सीट कट है। और उसके बाद इस कैंपस में 3 भूख हड़ताल हुए, और उस भूख हड़ताल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के इस जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को भी वही एक इंटरप्रिटेशन मानना पड़ा जो इंटरप्रिटेशन इस कैंपस में आयशा ने दिया था। आयशा की वेबसाइट से जब आप ये 3 लाइन निकाल करके साथी निकाल रहे हैं, तो उसी आयशा की वेबसाइट पे पुस्तक पढ़ी हुई है जिसका नाम है द कट ऑफ गेम, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। उस कट ऑफ गेम में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। और डीओएस पे हुई थी एक ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, जिसमें एक आपका एसएल का सामंतवादी एक्टिविस्ट एक दलित स्टूडेंट एक्टिविस्ट को कहता है कि इनकी पूरी कम्युनिटी ऐसी है। इस पर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग? साथियों, मैं उस वक्त पूरी तरीके से वहां पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन मुझे जितना वहां पे सुनने में आया, आप सेम ही कर लीजिए। ऑडियंस प्लीज सेटल डाउन। ठीक है, ऑडियंस प्लीज सेटल डाउन। नहीं, मैं उधर ही देख के बोल लेता हूँ। ऑडियंस प्लीज सेटल डाउन। जो वहाँ पे बात की गई थी, वहाँ पे लगातार हमारे 2 साथियों को मिसजेंडरिंग किया जा रहा था। वहाँ पर हमारे साथियों को मिसजेंडरिंग किया जा रहा था। उनको ये बोला जा रहा था कि ही और सी करके उनको बोला जा रहा था। लगातार उनके टोकने के बावजूद जो एक व्यक्ति वहाँ पर उनके मिसजेंडरिंग को रोक नहीं रहे थे। और उसी बात पे वहाँ पे कॉमरेड सिद्धार्थ ने ये बात बोला कि आप जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, ये कैरेक्टर है उनका, तो ये उनके पॉलिटिकल कैरेक्टर की बात की गई थी, ये और किसी चीज की बात नहीं की गई थी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, लेकिन उसके बावजूद यदि किसी की भावना की ठेस पहुंचती है तो मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूँ। वहाँ पे ऐसा कोई ऐसा संदेश नहीं था जिसे किसी वंचित तबके के संघर्षों का हम अपमान करना चाहते हैं, जहाँ पे किसी भी वंचित तबके से आने वाली राजनीति का हम अपमान करना चाहते हैं। तो यही बात। Next, I would like to invite Siddharth Gautam to answer the questions. Now, I would like to invite Pradeep Dhaka to ask the question. साथी सिद्धार्थ, आप अम्बेडकरवादी विचारधारा से, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखते हैं। आप बहुत ही जोश और जुनून के साथ आवाज रख रहे थे। आने वाले भविष्य के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Next, I would like to invite Suman. Next, Arvind Kumar. अरे कॉमरेड नीतीश को लाल चलो। Next, Sikha Swaraj. अरे जीत गया भाई, जीत। Next, चौधरी तैयबा अहमद. Next, प्रेरित लोढ़ा. Next, रोशन कुमार. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सिद्धार्थ कि आप बापसा के मेंबर थे और आप बापसा के सिंपैथाइजर थे, मेंबर थे, और आज आप बापसा के बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनसे मिलके अपना वोट को जो है एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं। तो ये कैसा हिपोक्रेसी है?
तीन देखिए, मैं किस समय बापसा का मेंबर था और मैंने क्यों छोड़ा वो मेरा निजी मामला है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद था कि मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करूँ। मेरे स्कूल के साथ जो अन्याय हो रहा है मैं उसे रिप्रेजेंट करूँ। मेरा किसी पार्टी से या किसी इंसान से या किसी भी संगठन से क्या बात हुई है, मैंने क्यों छोड़ा, इसलिए मैं यहाँ आया, इस चीज के लिए मुझे सर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। बात रही वोट बैंक को तोड़ने की, वो मेरा पर्सनल प्यार है। मैं चाहूँ तो यहाँ शिखा जी बैठी हैं, उनसे वोट मांगूंगा। मेरा मन करेगा विकास पटेल से मांगूंगा, मेरा मन करेगा मैं आपसे मांगूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके जज्बे को सलाम है और ये कवि आपको बहुत ही ज्यादा बधाई देता है आपके भविष्य के लिए। धन्यवाद। नेक्स्ट नीतीश कुमार PhD। मैं बस यही कहूंगा कि आप लगातार संघर्ष में बने रहिए और एक मजबूत लड़ाई स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के लिए लड़ी जाएगी और वही फी स्ट्रक्चर होगा जो बाकी JNU का फी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज वाके अविचल अमर। हेलो हेलो साथी सिद्धार्थ को इस मंच से मैं जय भीम होल जोहार पेश करना चाहता हूँ। जिस जज्बे के साथ वो आज लड़े हैं इस मैदान में, उसके लिए मैं शुभकामनाएं पेश करता हूँ। नेक्स्ट अक्षर रंजन। Now I would like to invite Warka Avichal Amar to respond the questions. सवाल उससे आते हैं जिसके चरित्र में खोट है। Now I would like to invite Pradeep Dhaka to ask the question. check. साथ ही इस कैंपस में बापसा और NSY के साझा संघर्षों का एक बड़ा इतिहास रहा है। आपको आने वाले भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं, हम आपके साथ। नेक्स्ट सुमन। नेक्स्ट अरविंद कुमार। नेक्स्ट शिखर स्वराज। नेक्स्ट चौधरी तैयबा अहमद। नेक्स्ट प्रेरित लोधा। साथी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जॉन डुई को अपना फिलोसोफर और गाइड बोला था। ड्यूई एंड प्रैग्मेटिज्म ये कहता है कि स्टेट सबसे रैशनल एजेंट है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कास्ट के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, आप अम्बेडकर आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो ये स्टेट जो लगातार कास्ट सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, नरिश करती है, उसको स्ट्रक्चरलाइज करती है, तो कैसे आप स्टेट के खिलाफ जाके आप कैसे रेडिकल एंटी कास्ट मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं? पहले तो मैं यहाँ से ये बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहेब ने जॉन डुई की कोई बात नहीं की। बाबा साहेब ने अपने 3 गुरु माने हैं, वो है बुद्धा, फूले और कबीर। ये तीनों के आदर्शों पे बाबा साहेब चले हैं, ये तीनों के आदर्शों पे बाबा साहेब चले हैं और इन तीनों के सिद्धांतों पे बाबा साहेब चले हैं। तो इसके अलावा कोई इसका सवाल का जवाब बनता ही नहीं। साथ ही मैं आपको बचाना चाहूंगा कि 1952 में अंबेडकर ने अपनी वाइफ को एक लेटर लिखा था और मैं कोट कर रहा हूं उस लेटर से, आई कंसिडर जॉन डुई माई इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर एंड गाइड। तो आप जाके 1952 का वो लेटर पढ़ लीजिए। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि बापसा हमेशा लगातार लेफ्ट को ब्राह्मणवादी बोलता था, कास्टिस्ट बोलता था, लेकिन आप आज भी उस बापसा के साथ खड़े हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो ये बापसा SFI का अनहोली अलायंस बन रहा है, इस पे आपका क्या स्टैंड है? मैंने अपने स्पीच में भी बोला था कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अपने समाज के लिए खड़ा हूँ, मैं इस कैंपस की राजनीति के लिए खड़ा नहीं हूँ, मैं इस कैंपस की राजनीति के लिए खड़ा नहीं हूँ। और जब मैंने बोला था कि ये बापसा जो संगठन है वो कभी सिंदूर नंदीग्राम करने वाले, हमारी छवि करने वालों के साथ नहीं होगा, और इस कैंपस का बहुजन छात्र आज बता दिया है कि बापसा कहाँ खड़ा है और बापसा कहाँ खड़ा है। नेक्स्ट रोशन कुमार। आप बापसा के मेंबर थे, एक्टिविस्ट थे, तो आज जो बापसा में ये 2 फार है,
तो मेरा ये प्रश्न है कि आप बापसा जो SFI अलायंस के साथ है, क्या उनको आप एक्सेप्ट करते हैं, और नहीं तो क्या आप एट प्रेजेंट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं या बापसा के कैंडिडेट हैं, या बापसा के साथ आप अलाइन करते हैं या अपने आप को मानते हैं कि नहीं? कौन यहाँ पे बापसा को रिप्रेजेंट करता है और कौन यहाँ बापसा को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये इस कैंपस का छात्र बताएगा जब वो वोट देगा। जब वो वोट देगा इस कैंपस का छात्र बताएगा कि कौन अलायंस में है और कौन इंडिपेंडेंट है। तो क्या आप मानते हैं कि अभी तक जो आपके बापसा की नेतृत्व कर रही थी, क्या आपके साथ उन्होंने धोखा किया है? मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। Now I would like to invite Nitish Kumar, PhD. साथ ही अविचल के इस संघर्ष में लगातार हम लोग साथ में बने हुए हैं, उसको जय भीम पेश करता हूँ। Next is Siddharth Gautam. अविचल भाऊ, जय भीम, जय हुल जोहार। मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है, आपके स्ट्रगल में मैं हमेशा साथ था, हमेशा साथ हूँ, आगे भी रहूंगा। नेक्स्ट वर्ड अविचल अमर। अक्षत रंजन। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट Now I would like to invite Akshan Ranjan to answer the questions. First, I would like to invite Pradeep Dhaka. साथी एक्शन, आप लालू जी की उस विरासत से आते हैं जिन्होंने उस रथ को रोक दिया था। हम उम्मीद करते हैं पूरी मजबूती से आने वाले वक्त में आप हमारे साथ मिलकर बिहार में इस फांसीवादी रथ को रोकने का काम करें। 2025 में भारी बहुमत के साथ तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले। नेक्स्ट सुमन, अरविंद, शिखा स्वराज। भारत के संविधान की तेजस्वी संविधान चंपा विश्वास रेप कांड पे जो बिहार में हुआ था, डाक बंगला चौराहे पे जब लड़कियों को कपड़े खींचकर रेप कर दिए गए थे, जब सीएम हाउस फिरौती का गढ़ बन गया था, कुछ बच्चों को इसलिए मार दिया जाता था कि वो हत्यारे का चेहरा पहचानते थे। इस पे आपका क्या स्टैंड है? जो व्यक्ति इस कांड में इन्वॉल्व था उसको उस पर त्वरित कार्रवाई करके हमने उसको पार्टी से बाहर निकाला था। और काइंडली चेक दिस फैक्ट, उसके बेटे को आपने विधानसभा का टिकट दिया था जो आपके अलायंस पार्टनर थे। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि बिहार में न्यूरो सर्जन थे कमलिया, डॉक्टर कमलिया, वो एशिया फेम न्यूरो सर्जन थे, उनका अपहरण हुआ, उनके रैंसम की फिरौती दी गई। 2 दिन बाद वो बिहार छोड़ के चले गए। 2 साल पहले उनकी नेचुरल डेथ हुई किसी विदेश के किसी देश में। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बिहार का जो पलायन आज होता है, जो बिहार आज झेल रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बिहार से आज जो पलायन हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। पिछले 20 साल से एनडीए सरकार बिहार में है, आपकी जवाबदेही क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप ये तय करिए। नेक्स्ट चौधरी तैयबा अहमद। नेक्स्ट प्रेरित। साथी सब जानते हैं कि सीआरजेडी के गुंडे शाहबुद्दीन ने आइसा के लीडर चंदू को खुलेआम सिवान बिहार में मार दिया था। ऐसे लीडर आपके सीआरजेडी ऐसे गुंडों को पालती है, तो मैं आप इस पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? आपका सवाल? मेरा सवाल साथी ये है कि आपकी पार्टी ऐसे गुंडों को पालती है जो खुलेआम आइसा के चंदू को
मर्डर कर देते हैं। सीपीआईएमएल लिबरेशन का अपॉर्चुनिज्म तो है कि वो आपकी पार्टी के साथ गठबंधन बनाती है, लेकिन आपके लिए ये सवाल है कि ऐसे गुंडे तत्व को आपकी पार्टी पालती और पोसती है, तो किस मुंह से आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं? किसी भी व्यक्ति को पर्टिकुलराइज करने की नहीं जरूरत है, उसके बिगर लड़ाई को देखने की जरूरत है। शहाबुद्दीन बस एक नाम नहीं था, वो नुमाइंदा था उन सारे मुसलमानों का जिनको सताया गया है, उन सारे मुसलमानों का नुमाइंदा था जिनको दबाया गया है, उन सारे मुसलमानों का नुमाइंदा था जिनको ये भाजपा की फासिस्ट सरकार दिन ब दिन उनका मॉब लिंचिंग करती है। नेक्स्ट बनाने का सवाल तो आपको ये आयशा के साथियों से भी पूछना चाहिए, क्योंकि जिस अमीर दास आयोग का रिपोर्ट अमीर दास आयोग का हमने गठन किया था, उसके रिपोर्ट को नीतीश कुमार ने लागू नहीं होने दिया था, और ये वही आयशा के पेरेंट पार्टी सीपीआईएमएल थी जिसने सबसे पहले जेडीयू से अलायंस करने का काम किया था। तो सवाल तो आपको ये मूलतः आयशा से पूछना चाहिए। नेक्स्ट रोशन कुमार। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपके एक लोकप्रिय नेता है जिनका नाम है तेज प्रताप यादव। अब तेज प्रताप यादव जो है अपने ड्रीम को ना वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं। आप बताइए कि कल को वो सीएम बनेंगे या आप जैसा योग्य व्यक्ति जो जेएनयू पे अपने मेहनत से पढ़ता है, पीएचडी कर रहा है, क्या आप उनकी सिर्फ और सिर्फ चाटुकारी करते रह जाएंगे या फिर आप ही सीएम बनेंगे? जिसको जनता भारी बहुमत से जिताकर विधायक बनाएगी, फिर सारे विधायक मिलकर सीएम का चुनाव करेंगे, वो व्यक्ति सीएम बनेगा। ये यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं होता है कि ये हम आप तय कर लें। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब डिनर टेबल पर मैंने आपसे पूछा कि हमारे कॉमरेड चंदू, जिनकी रिस्पेक्ट मैं भी बहुत करता हूँ, कॉमरेड चंदू का जो हत्यारा और साजिश करता शहाबुद्दीन है, क्या आप उनको कंडेम करते? तो ये भाई साहब का कहना था हमारे कॉमरेड चंदू भी हमारे नेता है और शहाबुद्दीन भी हमारे नेता है। ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। मेरा आज भी यही स्टैंड है, कॉमरेड चंदू भी हमारे नेता है और शहाबुद्दीन भी हमारे नेता है। नेक्स्ट नीतीश कुमार पीएचडी। सिद्धार्थ गौतम। आपकी पार्टी के एक नेता है तेज प्रताप यादव, ठीक है, अभी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक सिपाही को बोलते हैं नाचो वरना तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। और अभी आपने कहा कि जिन्हें जनता जिताएगी और बाकी लोग चूज करेंगे वो सीएम बनेगा। यदि ऐसा इंसान सीएम बनता है और आप उसका विरोध नहीं करते तो आप किस तरीके के इंसान हैं, आप ये बताइए। साथियों, सबसे पहले मैं बहुजन हूँ और इस कॉन्सेप्ट में मानता हूँ जब वोट का राज होगा तभी छोट का राज होगा। तब जब पिछड़ो दलित जिसको चुन करके भेजेंगे वही विधायक बनेगा, वही आगे जाके बातें मत घुमाए करिए। यहाँ के मैं बात समझ के मैं अच्छा नेता नहीं बन पाऊंगा क्योंकि आपकी तरह बातें नहीं घुमा पाता। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर 10 लोग चुनते हैं यहाँ पे कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं और वो लोग ये बात हर जगह फैलाने लगे, तो क्या वो बात माननी चाहिए? नहीं ना। इसी प्रकार अगर आपके नेता गलत कर रहे हैं तो आपको उसे मानना चाहिए। अगर आप नहीं मानते तो फिर आपकी पार्टी किस मॉरल्स पर खड़ी है, आप बताइए। हमारी पार्टी डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस के मॉडल्स पे खड़ी है। नेक्स्ट वाक्य विचल। With this, I announce the conclusion of the second session of the presidential debate of the JNUSU. I thank you all for your support and cooperation. We will reconvene in 15 minutes at 6:10 a.m. for the third session. Thank you.